नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होगी। आजकल सर्दियों का समय है, तो अभी जो मैं टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूँ वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। मेडिकल इमरजेंसी का मतलब होता है जिसकी चिकित्सा तुरंत ही की जानी चाहिए। अगर तुरंत चिकित्सा नहीं की जा सकती है तो मरीज की जान जाना लगभग तय माना जाता है। तो इस प्रकार की बीमारी को ही हम मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन कैटेगरी में रखते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक बोले, एमआई बोले या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोले। हार्ट अटैक, एमआई या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। हार्ट अटैक आम लोगों की लैंग्वेज है जिसमें लोग आसानी से समझ पाते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हार्ट अटैक की। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि हार्ट अटैक क्या होता है। तो हार्ट अटैक है जब हार्ट के नसों में, नलियों में, वेसल्स में ब्लॉकेज आ जाती है, रुकावट आ जाती है, खून का थक्का जम जाता है, क्लोट जम जाता है जिसे हम कहते हैं, प्लेग जम जाता है, क्लोट जम जाता है, खून का थक्का, खून के गाढ़ा होने की वजह से खून का थक्का दिल की नाड़ियों में जम जाता है, जिससे दिल के मसल्स को, मांसपेशियों को खून की सप्लाई रुक जाती है। तो ऐसा होने के कारण हार्ट अटैक होता है। तो अब आपको समझ आ गई हो कि खून, दिल की नाड़ियों में खून का जो जमावड़ा हो जाता है उससे क्लोट बनते हैं, थक्के जम जाते हैं, जिससे दिल की नाड़ियों में से जो खून दिल को पहुंचता है वो पहुंचना बंद हो जाता है, और जो वहाँ की मांसपेशियां हैं वो मरने लगती है, उनका नुकसान होने लगता है, डेड होने लगती है। तो इस प्रकार की अवस्था को ही हार्ट अटैक कहा जाता है, या फिर उसे एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। तो हार्ट अटैक के कारण के बारे में हमने अब पता लग गया कि अगर हार्ट की नलियों में, धमनियों में, है ना, कहीं ब्लॉकेज हो जाता है, रुकावट आ जाती है, खून गाढ़ा ज़्यादा है, थक्का जम गया, प्लेग जम गया, और इलास्टिसिटी कम है, उम्र ज़्यादा है, तो उसमें स्मोकर है पेशेंट, तो ऐसी कंडीशन में धमनियाँ जो है सिकुड़ने में और खुलने में टाइम ज़्यादा लेने लगती है, उसकी वजह से क्लोट बन जाता है, खून का थक्का और हार्ट अटैक हो जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर है, अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता है तो उसे हार्ट अटैक होने की चांसेस है। अगर किसी आदमी को एस्थमा है, सवेर एस्थमा है, तो उसे भी हार्ट अटैक होने की चांसेस है। किसी मरीज को आर्टियोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी है, जो धमनियों की बीमारी है, जिसमें धमनियों की इलास्टिसिटी, जो खुलना और सिकुड़ने की पावर है, कम हो जाती है, तो भी मरीज को हार्ट अटैक हो सकता है। जो लोग ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, आजकल का कंपटीशन का ज़माना है, लगभग सभी लोग स्ट्रेस में, पर कई लोग उस स्ट्रेस को संभाल नहीं पाते, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। तो स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक होने का। इन सभी रिस्क फैक्टर में स्मोकिंग, उम्र, ओल्ड एज का होना, ओबेसिटी का होना, मोटापे का होना, उससे भी बड़ा फैक्टर है टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। जिन लोगों में टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी है, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी लगभग एक दूसरे से जुड़ी चीज़ें हैं, जो ज़्यादा चिंता करते हैं तो उन्हें हार्ट अटैक होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसे को कैसे पता लगे, क्लिनिकल फीचर या फिर कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे पता लगता है कि किसी मरीज को हार्ट अटैक हो रहा है। तो हार्ट अटैक का सबसे पहला सिम्टम सेंट्रल चेस्ट पेन, छाती के बीचों बीच जबरदस्त दर्द मरीज को होती है, छाती के बीचों बीच जबरदस्त दर्द मरीज को होती है, सेंट्रल चेस्ट पेन जिसे कहते हैं। तो यो हार्ट अटैक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। या फिर कुछ लोग उसे कहते हैं कि छाती में खींच सी पड़ रही है, एकदम ऐसा लगता है छाती फट रही है, खींच पड़ रही है, टाइट हो रहा है, तो ये भी हार्ट अटैक का लक्षण है। अगर मरीज को सांस लेने में एकदम से बिल्कुल ब्रेथलेसनेस हो जाती है, एकदम से उसको पसीना आने लगता है, उल्टियाँ आने लगती हैं, पसीना टपकने लगता है, सांस लेने में समस्या हो रही है, तो ये भी एक हार्ट अटैक का लक्षण है। एकदम से छाती में दर्द होना, घबराहट होना, कमजोरी होना, बेचैनी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, पसीना टपकने लगना, ये सभी हार्ट अटैक के लक्षण है। हार्ट अटैक का एक और बहुत ही कॉमन और क्लासिकल लक्षण है कि अगर मरीज की बाएं गर्दन से लेकर बाएं हाथ तक में दर्द जाता है तो वो भी हार्ट अटैक का लक्षण है। कभी कभी ये दर्द आपके पीठ तक भी जा सकता है, कभी कभी ये दर्द जॉस तक में, जबड़ों में भी हो सकता है, और कभी कभी
दूसरी बाईं तरफ भी नहीं, दाईं तरफ भी रेयरली कभी कभी हो सकता है, और कभी कभी पीठ में भी हार्ट अटैक का दर्द हो सकता है, पर यह ओकेजनली होता है। जॉ पेन हो सकता है, अर्थात जबाड़ों में दर्द आ सकती है, बाजुओं में दर्द रह सकता है, बाईं बाजू में ज़्यादा होने की संभावना है, पर कभी कभी दाईं बाजू में भी ऐसा दर्द देखा जाता है। इंटेंस पेन होती है, पेन बहुत ज़्यादा है। अगर मरीज ऐसी हालत में थोड़ा भी जोर का काम करते हैं, चलते फिरते हैं, तो ऐसी अवस्था में अगर हार्ट अटैक है तो वो दर्द में इजाफा होता है, लगातार दर्द बढ़ता है, और रेस्ट करने पे ये दर्द कम होता है। तो फिर से दोस्तों एक बार रिवाइज करते हैं। सेंट्रल चेस्ट पेन होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, ऐसा लगेगा छाती फट रही है, टाइटनेस हो जाएगी, ऐसा लगता है किसी कोई दबा रहा हो, चॉकिंग, सांस घुट रही होगी मरीज की, फिटेक, एकदम से बहुत ज्यादा थकावट महसूस करेगा मरीज। एक्सर्शन होती है, जब हार्ट अटैक हो रहा था अगर मरीज चलता है तो उसके दर्द में इजाफा होता है, उसे दिक्कत होने लगी। जैसे ही पेशेंट चलता है तो उसकी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगती है और तकलीफ बढ़ती है। परंतु अगर नाइट्रेट्स दी जाती है, नाइट्रेट नाम की एक दवाई है जिसे आप एनटीजी के नाम से डॉक्टर्स जानते हैं, या फिर उसे नाइट्रोकोन्टीन के नाम से जानते हैं, या फिर सॉर्बिट्रेट हम देते हैं। जैसे ही हम नाइट्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, सॉर्बिट नाम की एक टैबलेट आती है, जैसे उसे हम जीभ के नीचे रखते हैं, जैसे नाइट्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर मरीज को हार्ट अटैक है तो तुरंत ही रिस्पॉन्स होता है, तुरंत ही उस दवा का असर होता है, और दर्द में मरीज के राहत मिलने लगती है, और या फिर दर्द बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो ये सारे दोस्तों हार्ट अटैक के लक्षण हैं। अगर आपके किसी भी रिश्तेदार को इस तरीके के लक्षण अचानक से ही होते हैं तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। तुरंत जांच कराने से, तुरंत डॉक्टर के पास जाने से मरीज की जान बच सकती है, और लापरवाही करने से मरीज की जान जा सकती है। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसे हम हार्ट अटैक, एमआई या मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। तो इसका इलाज तुरंत करना चाहिए, नियर बाय हॉस्पिटल में या क्लिनिक पे तुरंत ही जाना चाहिए, तो डॉक्टर उसका सही इलाज कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब अगला स्टेप है, अगले स्टेप की बात हम करेंगे कि अगर मरीज को ये सारे सिम्टम्स आते हैं तो उसके बाद मरीज को क्या। देखिए, ये सारे सिम्टम्स है, सबसे क्लासिकल और पुराना सिम्टम ये है कि मरीज के छाती में दर्द होता है, उसका दर्द उसकी बाजू से बाएं बाजू में पूरा फैल जाता है, कभी कभी जौ में होते हैं, उल्टी होता है, बेचैनी होता है, चक्कर भी कभी कभी हार्ट अटैक के पेशेंट्स को आ सकते हैं, डिजीनेस सा हो जाता है, उसको समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, घबराहट, बेचैनी, नोजिया, स्वेटिंग, वॉमिटिंग, ये सारे लक्षण हो सकते हैं, या इनमें से कुछ लक्षण हो सकते हैं। ऐसे कोई भी लक्षण होने पे तुरंत ही नियर बाय हॉस्पिटल में जाना होगा और अपना इलाज शुरू करवाना होगा। तुरंत जांच न आए आँच, तुरंत अगर आप जांच करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपकी जान बच सकती है, आपके मरीज की जान बच सकती है, आपके रिश्तेदार की जान बच सकती है, आपके नियर और डियर वंस की जान बहुत कीमती है। आपकी इस नॉलेज से उनकी जान को बचाया जा सकता है। एक स्टेप कि मरीज और क्या कर सकते हैं। तो हार्ट अटैक के पेशेंट्स को दर्द के अलावा बहुत एंजाइटी, टेंशन और स्ट्रेस होता है। तो ऐसी हालत में आप उनको पहला तो संतावना देते हैं, कंसोलेशन देते हैं कि हाँ नहीं, कोई बात नहीं, घबराइए मत, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा, नॉर्मल है, डॉक्टर दवाई देंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इतना बार कहने से उसकी स्ट्रेस और टेंशन धीरे धीरे कम हो सकती है, और जान बचने में या हार्ट अटैक के का रुकने में, उसी अवस्था में रुक जाने में मदद मिल सकती है, जिससे मरीज को भरोसा है कि उसकी जान बच जाएगी। दूसरा, आप इकोस्प्रिन नाम की टैबलेट आती है, ठीक है, वो आप अपने लेवल पे मरीज को तत्काल दे सकते हैं। इकोस्प्रिन, डिस्प्रिन या फिर एस्प्रिन नाम की दवा है जो तत्काल मरीज को ऐसे सिम्टम्स होने पे दी जा सकती है अपने लेवल पे। जब तक आप रास्ते में दूर हैं, या हॉस्पिटल आसपास में नहीं है, या क्लिनिक अच्छे डॉक्टर की नहीं है, आप जाना चाहते हैं, तो इकोस्प्रिन की एक टैबलेट उसकी जान बचाने में काफ़ी मदद कर सकती है। वो देने के बाद एक घूंट पानी के साथ आप तुरंत उसको नियर बाय हॉस्पिटल में ले जाएं, वहाँ पे उसकी जांच होगी। तो चलिए अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशंस की। इन्वेस्टिगेशंस कह लें या हिंदी में हम उसको जांच कह लें, तो क्या क्या जांच होते हैं अगर इस तरीके का मरीज हमारे अस्पताल में आता है। तो देखिए, पहले तो रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है, उसमें सीबीसी होता है, आरएफटी होती है, एलएफटी होती है, क्रेटनाइन
क्रेटनाइन जिसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस हार्ट अटैक के ड्यूरेशन में, किडनियों को भी डैमेज पहुंचता है। तो इसलिए सारे रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं। पीटीआई आईएनआर भी कराया जा सकता है। उसके साथ साथ में ईसीजी, पहला टेस्ट जो हार्ट को देखने के लिए किया जाता है वो है ईसीजी। उसके बाद जो टेस्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रोप टी। ट्रोप टी किया जाता है, ये खून का एक टेस्ट है। मरीज के खून का टेस्ट लिया जाता है, उससे पता लगता है कि हार्ट अटैक कितना है, ये हार्ट अटैक है या कोई और बीमारी तो नहीं है। अगर इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है, जिसे हम इकोसीडी भी बोलते हैं। इकोकार्डियोग्राफी दोस्तों हार्ट अटैक को जजमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है वो है इकोकार्डियोग्राफी, क्योंकि जो ईसीजी है वो एक रेलिवेंट टेस्ट नहीं है। कभी कभी 70-80% हार्ट की बीमारी हो जाने के बाद ईसीजी में चेंजेस या परिवर्तन आते हैं, जिससे पता लगता है कि मरीज को हार्ट अटैक है। तो इकोकार्डियोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आपको कोई डॉक्टर कहते हैं कि इको कराइए पेशेंट की, तो वो तुरंत ही कराइए, क्योंकि इकोकार्डियोग्राफी हार्ट की स्कैनिंग है जो तुरंत बताती है कि मरीज को हार्ट अटैक या ब्लॉकेज की संभावना कितनी है, कितने % है। पर दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी इको कराने के बावजूद भी जो रिपोर्ट है वो क्लियर नहीं होती। डॉक्टर डाउट में होते हैं कि कितने % ब्लॉकेज है, कौन सी हार्ट की आर्टरी है जो ब्लॉक हो गई है, वो कौन सी आर्टरी है, कितने % ब्लॉक हुई है। तो दोस्तों अगर 50% से नीचे ब्लॉकेज है किसी भी हार्ट की नली की, तो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट सफिशिएंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। परंतु अगर ब्लॉकेज 50% से ज़्यादा है, हार्ट की ब्लॉकेज दोस्तों 50% से ज़्यादा है, वो किसी भी वेसल्स की हो, वो डॉक्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो वो डॉक्टर की राय लेना आपके लिए इम्पोर्टेंस है। उसके लिए थ्रोम्बोलाइजेशन पेशेंट का उसके एंटीप्लेटलेट्स दिए जाते हैं। कुछ मेडिकेशन स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज किया जा सकता है। थ्रोम्बोलाइज एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसके द्वारा आपके हार्ट अटैक को ठीक करने की कोशिश की जाती है। पर इस जब हम पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करते हैं तो इसके अपने कुछ रिस्क भी होते हैं। इनमें से एक सबसे बड़ा रिस्क है कि मरीज को ब्लीडिंग हो सकती है, जो ब्लीडिंग बाद में काफ़ी दिक्कत का सामना कर सकता है। कभी कभी पेशेंट का लॉस भी हो सकता है, जान का खतरा भी हो सकता है। तो वो डॉक्टर आपको सारे रिस्क फैक्टर एक्सप्लेन करने के बाद आपके मरीज को थ्रोम्बोलाइज करते हैं। और यूरोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस नाम की दवा है जो सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट या एमडी मेडिसिन डॉक्टर ही इस्तेमाल करते हैं। उससे नीचे कोई भी डॉक्टर क्लिनिक में बिल्कुल भी थ्रोम्बोलाइज नहीं कर सकता, ना ही उसको करना चाहिए। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और सिर्फ स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ये डॉक्टर्स दिखाएं, या डॉक्टर्स को चाहिए अगर किसी जनरल फिजिशियन के पास पेशेंट है तो तुरंत ही रेफर करें और उसकी इनिशियल डोज देने के बाद उसको नॉर्मल जो हम डोज देते हैं कार्डियक मेडिसिन उनकी डोज देने के बाद, नाइट्रोकॉन्टिन की डोज देने के बाद, इकोस्प्रिन की लोडेड डोज देने के बाद उसको सीधा कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर करना चाहिए। वहाँ पे वो ईसीजी भी करेंगे, वो ट्रोप्टी भी करेंगे, जरूरत पड़ी तो इकोकार्डियोग्राफी जो हार्ट की स्कैन है वो भी दोस्तों आपकी की जाएगी। कभी कभी इन तीनों टेस्ट के असफल रहने पे आपको डॉक्टर एंजियोग्राफी की एडवाइस करते हैं। कई बार उसे डॉक्टर CAG बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है कार्डियक एंजियोग्राम, CAG। ठीक, तो कार्डियक एंजियोग्राम या एंजियोग्राफी कह सकते हैं आप। तो एंजियोग्राफी क्या है? एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जिससे हार्ट की ब्लॉकेज का पता लगता है कि कितने % है। वो 2 तरीके से की जाती है दोस्तों। एक हाथ से की जाती है जिसे हम रेडियल एंजियोग्राफी कहते हैं, और एक आपके जांघ के बीच से की जाती है, बीच में, तो वो से हम फीमोरल एंजियोग्राफी कहते हैं। तो एंजियोग्राफी करने के 2 तरीके, रेडियल एंजियोग्राफी जो बाजू से एक तार डाली जाती है जो हार्ट तक पहुंच जाती है और आपकी पिक्चर लेके आपकी डायग्राम बता के कितना आपका डायगोनल सारा बता देती है, हार्ट का क्या हाल चाल है, कितनी ब्लॉकेज है, स्टंट पड़ेगा, स्टंट नहीं पड़ेगा, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। ये सारा डिसीजन कार्डियोलॉजिस्ट को लेने दीजिए, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो मास्टर की है, उन्होंने सुपर स्पेशलिस्टी है, तो उनकी एडवाइस बहुत अहम है। आपकी जान बच सकती है, जान है तो जहान है। तो डॉक्टर्स
पे कभी क्वेश्चन ना करें। अगर एक कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइस करता है तो उसकी बात को समझें, और कभी उसे क्वेश्चन करने की, नेट पे आपने देख लिया किसी ने कह दिया ये पीस के खा लो हार्ट अटैक ठीक हो जाता है, वो पीस के खा लो हार्ट अटैक, ऐसा कभी नहीं होता। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और एक सुपर स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए। अगर कार्डियोलॉजिस्ट आपको बोलते हैं कि आपको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है तो एंजियोग्राफी कराएं। वो अगर आपको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी की जरूरत है तो एंजियोप्लास्टी कराएं। एंजियोप्लास्टी सामान्य भाषा में बताऊं दोस्तों, एंजियोप्लास्टी मतलब स्टेंट्स की जरूरत होती है, एक या एक से ज़्यादा की जरूरत हो सकती है, वो ब्लॉकेज पे डिपेंड करता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट को उसका अपना काम करने दें, वो सुपर स्पेशलिस्ट और वेल ट्रेंड होते हैं, तो उनसे कोई क्वेश्चन ना करें। उस वक्त आपके मरीज की जान बचना अहम है, उसको आईसीयू में एडमिट करने की भी जरूरत पड़ सकती है, आईसीसीयू में एडमिट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आप मरीज की जान बचाना चाहते हैं तो आपको पहले तुरंत ही स्टेप लेना होगा। 1-2 घंटे के अंदर अगर आप अस्पताल में टाइम से पहुंच जाते हैं तो आपका मरीज बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। सर्दियों के दिन है, इसमें देखा जाता है कि हार्ट अटैक होता है, ठीक है, और ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक सर्दियों के दिनों में देखा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी मरीज को मैसिव हार्ट अटैक नहीं है, बहुत बड़ा हार्ट अटैक नहीं है, तो किस तरीके की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, कुछ दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। उनमें है नाइट्रोकोन्टीन की दवा आती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ में नाइट्रोकोन्टीन के साथ में एंटी हाइपरटेंसिव दवा की इस्तेमाल किया जाता है। टेल्मा नाम की टैबलेट आती है, तो हार्ट रेट ज़्यादा रहता है जिन मरीजों का, उसका इस्तेमाल किया जाता है। पर ये बिल्कुल एक कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा या एमडी मेडिसिन के द्वारा किया जाता है। कोई अन्य डॉक्टर इस तरीके की दवा हार्ट अटैक के पेशेंट को नहीं लिखते और ना ही लिखना चाहिए। तो इस तरीके की दवा का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एंटीप्लेटलेट्स मेडिसिन का, इकोस्प्रिन का, क्लोपिडाग्रिल का या फिर स्टैटिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टैटिन्स का इस्तेमाल, एंटीप्लेटलेट्स ड्रग का इस्तेमाल, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का। और हार्ट अटैक के पेशेंट्स को देखा जाता है कि दोस्तों उन्हें एंजाइटी या फिर टेंशन बहुत होती है, नींद नहीं आती, तो उसके लिए एंटी एंजाइटी ड्रग्स का टू सम एक्सटेंट कुछ मात्रा में डॉक्टर्स के द्वारा मरीज को रिलीफ देने के लिए किया जाता है। तो ये सब दवाइयाँ दोस्तों जिसका हार्ट के पेशेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल हार्ट के पेशेंट्स को किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मरीज को अलग अलग दवाएं लिखी जाती हैं। उसमें डायरेटिक्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं, नाइट्रोकोन्टीन है, नाइट्रेट्स हैं, और कुछ एंटासिड्स वगैरह का, एंटी हाइपरटेंसिव्स के साथ साथ में एंटी एंजाइटी ड्रग्स का, और कई बार जरूरत पड़ने पे हम क्या बोलते हैं इसको, डायरेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो समय समय पे वो डॉक्टर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो डॉक्टर्स को उनका काम करने दें, खुद डॉक्टरी ना करें, अपने पेशेंट की जान बचाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। किसी भी दवा का इस्तेमाल घर बैठे बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए वार्निंग है। हार्ट अटैक के पेशेंट को घर में ठीक करने की कभी कोशिश ना करें, सीधा अपने नियर बाय हेल्थ केयर सेंटर पे लेके जाएं, जनरल फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, ये आपके लिए सुरक्षित है। तो स्टे सेफ, बी हेल्दी दोस्तों। मैं चाहता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक रहें। आपको में से किसी मरीज की जान हार्ट अटैक से नहीं जानी चाहिए। हम बच सकते हैं अगर टाइम से स्टेप उठाएं। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ follow me on Facebook, please follow me on Instagram. Thank you so much.